डियर बीपीएससी एस्पिरेंट, ध्यान दीजिएगा। अगर आप 69 बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे ग्रुप में नहीं हैं फिर भी इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं हर वीकली जो है सप्ताह में आप लोगों के बीच आता हूं और कुछ जेन्युइन गाइडेंस देता हूं। अगर आप इसे अवॉइड करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में फंस सकते हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान सुनेंगे मेरे बातों को और कहीं ना कहीं मैं आपको मोटिवेट करने का प्रयत्न करूँगा ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो किसी भी हाल में ना रुके। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 30 सितंबर को जो है आपका बीपीएससी पीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी से जो है आपके पास जो समय है ये समय बहुत ही कीमती है। अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो थोड़ा ध्यान देंगे। और ये एग्ज़ाम है, जो समय है आपके पास, इस समय आप अपना किताबों को लेकर के जहां आप बैठ के पढ़ते हैं बैठ जाइए और याद रखेंगे कुछ महीना का बात है। कुछ महीना अगर आप कठिन मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं और अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं, पूरे जेन्युइन तरीक़ा से अच्छे से ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। बात करते हैं कि कल संडे का जो टेस्ट हुआ उसमें ग्रुप में मेंस का, तो खासकर बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो पीछे भी रह गए जबकि कुछ एस्पिरेंट अच्छा किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ गलतियां जो कि आप लोग करते हैं एग्ज़ाम के दौरान, बीपीएससी के तैयारी के दौरान, तो उस गलतियों को आप लोग अवॉइड अभी से करेंगे। सबसे पहले ध्यान देते हैं, वो वाला पेज लाना, तो क्या छोड़ दो, पेज को छोड़ दो। देखिए सबसे पहले हम आपको कुछ बताते हैं। जैसे मेरे द्वारा कल टेस्ट लिया गया था उसमें कैसे प्रश्न थे। जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और ऐसे से एक सिंपल ऐसे थे, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग को लिखना था। अगर आप इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान देखेंगे तो ये आपके प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे आ चुके हैं और कुछ प्रश्न जो है वो नए हैं आपके लिए। अगर आप अच्छे से उसे प्रयत्न करते हैं बनाने का तो आराम से सोल्व हो जाएगा। बस उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए मेंस में तो सबसे पहले कि आपके पास जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें से एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। सबसे पहला बात को ध्यान देंगे कि एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए कि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, आपको थोड़ा सा भी उसके बारे में नॉलेज है और आपके पास थोड़ा सा भी समय है उसको, तो याद रखेंगे उसे सोल्व कर लेंगे। कुछ भी आप उससे मतलब कि अगर थोड़ा सा भी जानते हैं तो कम से कम 1-1.5 पेज तो कुछ लिख सकते हैं ना उसके बारे में। उसमें कुछ भी समोसा की चीज़ कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। बस उसमें कुछ नंबर तो मिल जाएगा आपको, 4-5। अगर 33 नंबर का है प्रश्न आपका तो उसमें 4-5 नंबर मिल जाता है तो बात समझिए, 1 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाता है कितने स्टूडेंट का। तो याद रखेंगे एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है, पहला इसे आप समझेंगे। दूसरा, जो हम आज देखें कि कुछ एस्पिरेंट जो गलती किए हैं कॉपी देखते वक्त, वो क्या किए कि जो शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें भी अपना समय को गवा दिए हैं, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर को शॉर्ट के जैसा ही लिखिए, एक पेज से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, सटीक बात को लिखिए और वहाँ काम खत्म कीजिए उसका। क्योंकि वहाँ पे अगर आप 7 नंबर का क्वेश्चन में अगर आप समय ज़्यादा लगा देंगे तो फिर 33 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या होगा, आपका समय आपका निकल जाएगा। तो बात समझिएगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप लिखते हैं 33 नंबर वाले में तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ 7 नंबर का है, बस आपको सटीक बात को लिखना है। अगर आपको लगता है कुछ डायग्राम से हमको बता सकते हैं तो वहीं बता के आप निकल जाइए, ठीक है। 1 पेज या 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका आंसर। हम देखें कि कोई 2 पेज लिखने का प्रयत्न किया है, 7-8 नंबर का जो प्रश्न होता है, ऐसे हम अपने मेंस में उसे 10 नंबर का देते हैं, ठीक है। लेकिन उतना बड़ा नहीं लिखना है, आपको सटीक बात लिखना है और निकल जाना है। अगर उस टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज है, लिखिए और निकलिए, ठीक है। क्योंकि जो बड़े प्रश्न है ना उस पर आपको फोकस करना है। ये नहीं कि आप शॉर्ट प्रश्न को छोड़ देंगे, ये भी गलतियाँ नहीं करेंगे, ठीक है। शॉर्ट प्रश्न को भी आपको बनाना है, लेकिन समय को याद रखेंगे। टाइम को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, समय को मैनेज करना अभी से आप लोग सीख लीजिए। घर रह के तैयारी कर रहे हैं तो याद रखेंगे कि आप अगर कोई बताने वाला आपका नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का सिलेबस को अपने टेबल पर रखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए। आप बीपीएससी में कैसे आपका जीएस पेपर 1 में 2 में आपके प्रश्न आए हैं और सबसे पहले उसे आप बनाने का प्रयत्न करें, ठीक है। और ध्यानपूर्वक उसमें अगर कोई गलतियां आपका होता है, ठीक है, तो उसे आप धीरे धीरे अवॉइड करें। जब तक आप लिखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। और ये नंबर जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये नंबर मेरा व्हाट्सअप है और आप व्हाट्सअप पे आ सकते हैं। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और अपना मेंस को सही करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आइए, ठीक है। क्योंकि याद रखेंगे समय बहुत कीमती है और ये समय निकल गया तो फिर याद रखिएगा कि फिर आपके पास 1 साल ऐसे ही आपका डिले हो जाएगा। और समय देखिए होता क्या है ना कि स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं बीपीएससी को। बीपीएससी एक कठिन एग्जाम है, इसको मजाक में मत लीजिएगा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप मेरे ग्रुप में ही आइए, लेकिन आप कहीं घर रह के भी तैयारी कर रहे हैं तो सही और जेन्युइन तरीका से आप पढ़ाई कीजिएगा ना। आप अपने सामने अपने सिलेबस को रखिए बीपीएससी का, और सिलेबस के साथ आप अच्छे तरीक़ा से धीरे धीरे ही बढ़िए, लेकिन मेंस को लेके आपको चलना होगा। मैं तो कहता हूँ कि अभी का जो समय है आपको मेंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो मैं कहूँगा कि 6 घंटा आपको मेंस पे ही समय देना चाहिए। थोड़ा चिंतन कीजिए टॉपिक के बारे में, ठीक है।
है। और थोड़ा गहन अध्ययन आपको करना होगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो तो बदल चुका है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं कि मेरे स्टूडेंट में कौन टॉप किए हैं और क्या कारण है उनका टॉप करने का, मैं वो भी आपको बताता हूँ। ध्यान रखेंगे मेरे स्टूडेंट जो हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे वीडियो को। लेखन कला का जो टेस्ट हुआ है इसमें, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। पहला जो क्वेश्चन था वो था आपका जीएस पेपर 1 से था, ठीक है। इसमें था निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसमें ए था आपका नील विद्रोह जो कि 10 नंबर का था। दूसरा पटना कलम चित्रकला। सी था आपका बिरसा मुंडा आंदोलन। डी था थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ई था जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये आपका लेखन कला का टेस्ट था जिसमें आपका 10 नंबर का था, शॉर्ट प्रश्न थे। ये से टॉपिक को अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं तो इसके बारे में 1 पेज लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। समय बर्बाद नहीं करना है, इसके पीछे ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप बिरसा मुंडा के बारे में बहुत बेहतर तरीका से जान रहे हैं तो इस 7 नंबर का प्रश्न में आप क्या करें कि पूरा 4 पेज लिख दिए उसके बारे में। तो बिल्कुल ये सब अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। ये बचपना यहाँ नहीं चलेगा बीपीएससी में, ठीक है। आउट हो जाएगा एग्जाम से डायरेक्ट आप। दूसरा है कि क्वेश्चन था कि यह स्पष्ट कीजिए कि 1857 ईस्वी का विप्लव किस प्रकार औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। तीसरा जो है ये भी सिंपल सा प्रश्न था। अगर आप इसके बारे में अच्छा से पढ़े हैं उसके परिणामों को, ठीक है, तो आप इसे आराम से लिख देंगे। दूसरा तो बहुत सिंपल, तीसरा बहुत सिंपल सा प्रश्न था, संस्थान विद्रोह के क्या कारण थे, उसकी गति और परिणाम क्या थे। ये प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न हैं और मैं भी आंसर राइटिंग करके आपको वीडियो में प्रीवियस वीडियो या देखिएगा तो वहाँ मैं आंसर राइटिंग करके भी बताया हूँ कि कैसे ऐसे प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका चौथा प्रश्न है, गांधी जी को एक जन नेता के रूप में स्थापित करने में चंपारण सत्याग्रह के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। ये सब 30 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। पांचवा है आपका कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान बिहार की महिलाओं की भूमिका का विवेचन कीजिए। तो जीएस पेपर 1 से ऐसे प्रश्न थे आपके सामने जिसमें अगर आप 3 घंटा थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आप हर प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हैं। भले ही नए स्टूडेंट जो है उनसे नहीं सोल्व हो पाता है, मानता हूं, लेकिन मेरे नए स्टूडेंट भी बहुत प्रयत्न किए हैं आगे बढ़ने का, ठीक है। मैं दिल से उन्हें शुक्रिया करना चाहता हूं कि वो मेहनत कर रहे हैं और आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही मैं खुश होता हूं अपने स्टूडेंट को देख करके। दूसरा जीएस पेपर 2 में जो है वो है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आर्टिकल 123 पे था, ठीक है, 10 नंबर का। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में असमानताएं, ठीक है। और सी था आर्टिकल 19। और दूसरा जो प्रश्न था वो था आपका जीएस पेपर 2 से, वो था भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अधिकार पर टिप्पणी कीजिए, इसके दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या उपाय हैं, ठीक है। ये 30 नंबर का था प्रश्न और बहुत सारे एस्पिरेंट ने बहुत अच्छा लिखा है और मैं नाम भी बता दूंगा। उसके बाद है निबंध। निबंध में से क्या था, सिंपल निबंध था, ठीक है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आपको हैबिट डालना है निबंध को लिखने का। 700-800 शब्दों में आपको लिखना होगा, तो धीरे धीरे आप हैबिट डालेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब कि एक बैग आप सोचें कि तुरंत लिखने लगें, तो ऐसा नहीं होता है। ये धीरे धीरे आपको बैलेंस बनाना होगा और बहुत सारे छात्रों ने बैलेंस बना लिया है, तो बहुत खुशी की बात है। और अगर आप ऐसे ही आप मेहनत करते जाते हैं तो याद रखेंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब आपके नाम के पीछे एसडीएम लगेगा, ध्यान रखेंगे। और नहीं तो अगर आप समय गंवा देंगे तो फिर याद रखेंगे कि फिर ये समय लौट के नहीं आएगा, ठीक है, बहुत आपको रोना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ था कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 700 से 800 शब्दों में एक निबंध लिखिए। ए था आपका एक पे आपको लिखना है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण। बी था आपका कन्या भ्रूण हत्या एक अभिशाप। और सी था राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान, ठीक है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे और कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए कौन टॉप किया है, थोड़ा ध्यान देंगे। उसका टॉप होने के पीछे कारण भी बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो है वो था सुप्रिया जी, ठीक है। सुप्रिया जी जो हैं वो 223 नंबर लाए हैं 300 में, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितना बेहतर लिखा है, ठीक है। और याद रखेंगे कि जब मैं इनका कॉपी को पढ़ता हूँ
तो मुझे मतलब अंदर से ही एक खुशी होता है, लगता है कि हाँ, इन्होंने बहुत प्रयत्न किया है, बहुत मेहनत किया है और बहुत कम समय में इन्होंने मतलब कि अपने लेखन कला में सुधार किया है, ठीक है? और ये तभी संभव है जब आप मेहनत करेंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये संभव नहीं है, याद रखेंगे। लेखन कला जो है वो शुरू में आपको डिस्टर्ब करता है, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि हमसे नहीं होगा, लेकिन याद रखेंगे कि वो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई इसे सही नहीं कर सकता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? दूसरा है जो है वो जूली कुमारी है, ठीक है? जो 190 नंबर लेके आए हैं 300 में, ठीक है? तो उनका ये परफॉर्मेंस सही है, वो सेकंड टॉपर हैं और बहुत बेहतर उन्होंने लिखा है। देखिए नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ने का कैसे बढ़ा है नंबर इनका? नंबर बढ़ने का एक तो उत्तर सही है, सटीक है। दूसरा इन्होंने जो उत्तर को लिखा है वो कोई भी प्रश्न को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि आपको भी जब आप मेंस में एग्ज़ाम देते हो तो आपको भी किसी भी उत्तर को याद रखना है कि इग्नोर नहीं करना है। मान लीजिए कि आपको किस टॉपिक के बारे में अगर हल्का भी आता तो आप ज़रूर से लिख देंगे, ठीक है? जिससे आपका कुछ ना कुछ आपका नंबर जो है ना बढ़ जाएगा, ठीक है? तीसरा जो है वो है ज्योति जी का, वो है 163 नंबर 300 में, ठीक है? तो इनका ये परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट रहा है और कहीं न कहीं मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने पिछला बार भी इनमें से सुप्रिया जी ने अच्छा किया था और आने आने वाले समय में भी अच्छा करेंगे, ठीक है? और मेरे ग्रुप में जो टॉप करते हैं मेंस में ख़ास करके, तो उनके नाम के पहले मैं खुद एसडीएम लगा देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि एसडीएम लगाने से पहला तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? और दूसरा कि जैसा कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि जब आप तैयारी करते हो तो अपने नाम के पहले जो है ना कहीं टेबल पे जो है ना एक पेपर में जो है चिपका दीजिए और वहाँ पे क्या है कि एसडीएम अपने नाम के पहले लगा लीजिए, ठीक है? इससे आपको क्या होगा कि मोटिवेशन मिलेगा। जब आप सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि हाँ, हमको ये टारगेट है मेरा और हमको एक बड़ा टारगेट को अचीव करना है। तो उस प्रकार से आपको दिन का रूटीन बनना चाहिए और तैयारी करना चाहिए। देखिए रूटीन बनने का कुछ स्टूडेंट बोले थे मुझे कि रूटीन के लिए एक इतना बड़ा पेज में लिख करके ये करना है, वो करना है, इतने समय में मुझे ये करना है। देखिए ऐसा रूटीन नहीं बनता है, ठीक है? रूटीन जो होता है ना ये दिमाग में बनता है आपका, ठीक है? आपको बस अचीव करना है, आपको टारगेट है आपका बीपीएससी, तो बस आपको अब टूट पड़ना है, ठीक है? दिन में जो भी समय आपके पास बचता है, थोड़ा रात के 12 बजे तक आप जितना भी पढ़ाई करना चाहते हैं वो आप टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। और दूसरा कि एक टारगेट लीजिए कि हमको आज ये टॉपिक को कंप्लीट करना है, तो मुझे एनी हाउ कंप्लीट करना है, उसके बाद ही हम सोएंगे, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा समझना चाहिए कि आपको किस प्रकार पढ़ाई करना चाहिए। जैसे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे छात्र पूरा हिस्ट्री को लेकर बैठ जाते हैं कि आज हमको पूरा का पूरा ख़त्म कर देना है आधुनिक भारत, ठीक है? मतलब आधा ख़त्म कर देना है। ये गलती भूल के ही मत कीजिएगा। कुछ टॉपिक को उठाइए आप, जैसे मान लीजिए कि आप उदारवादी युग पढ़ रहे हैं या उग्रवादी युग पढ़ रहे हैं, ठीक है? या गांधीवादी चरण पढ़ रहे हैं, तो किसी में से एक का चयन कीजिए और उस पर आप 2-3 बार उसको पढ़िए, ठीक है? 2-3 बार पढ़िए। आप किसी मतलब बिहार स्पेशल को टॉपिक उठा रहे हैं तो उससे भी आप उसी तरीक़ा से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक के बार में उस सब्जेक्ट को पूरा ख़त्म करने का प्रयत्न करेंगे, नहीं। ऐसे आप हमेशा मतलब कि वो गलत दिशा होता है पढ़ने का। और बहुत सारा तरीका है जो मैं आपको बता दूंगा। एक्चुअली थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं मतलब कि आपको ठीक से थोड़ा सा नहीं बता पा रहा हूँ। और थोड़ा सा होता है कि तबीयत एक्चुअली कल जो है ना टेस्ट लेने के दौरान कॉपी चेक करने के दौरान थोड़ा सा मुझे फीवर हो गया था, जिसके कारण मैं रिजल्ट जो है आज मैं बताया स्टूडेंट को। तो ये मैं आप लोग को बता दूं कि थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है कि मेंस क्यों मेंस, ठीक है? मेंस क्यों पढ़ना है आप लोग को। अगर आपको रिजल्ट चाहिए बीपीएससी में तो मेंस आपको पढ़ना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, ध्यान रखेंगे। और मेंस में सबसे बड़ा चीज़ है कि थोड़ा सा जो आंसर राइटिंग है वो शुरू में आप लोग ध्यान रखेंगे। जब आप लिखेंगे तो आपको डिस्टर्ब करेगा, कंटेंट का कमी होगा आपके पास, ठीक है? लेकिन आपको घबराना नहीं है, भागना नहीं है। आप कब तक भागिएगा मुझे ये बताइएगा। अगर आपका लक्ष्य आप सही में अगर बीपीएससी क्रैक करना चाहते हैं और अपने नाम के पहले एसडीएम या डीएसपी लगाना चाहते हैं तो फिर तो आपको भागने से कोई काम नहीं आएगा। याद रखिए, आप भागेंगे, भागते चल जाइएगा, फिर आपको कभी सफलता नहीं मिलेगा, ठीक है? लेकिन बाद में आपको एक समय समझ में आएगा कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया। क्योंकि देखिए अभी से आपके पास जो समय बचा हुआ है, जैसा कि आपको दिसंबर में आपका ये आपका मेंस है आपका बीपीएससी का, तो गैपिंग जो आपका प्रीलिम्स और मेंस के बीच है वो बहुत ही कम है। और कोई बोलता है कि मैं इसके बीच में मेंस का तैयारी कर लूँगा, तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि ये बेवकूफ़ी भरा बात है। और अधिकतर छात्र अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप अनुभव है आपके पास, बहुत सालों से तैयारी किए हैं, या बीपीएससी का ही बहुत सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है?
तो हो सकता है कि आप प्रीलिम्स के बाद भी आप कैच कर लें, पकड़ लें, ठीक है। लेकिन अब जो बदलते पैटर्न है बीपीएससी का, ठीक है, और क्वेश्चन का भी संख्या बढ़ा है, प्लस आपका जो पैटर्न बदल गया है, आपको चिंतन टॉपिक जो है वो आपका जो क्वेश्चन है उसे डिफिकल्ट है आपका इस बार जो आया है 68 बीपीएससी में। तो अब अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो दूसरा कोई विकल्प आपके पास नहीं है, आपको मेहनत करना ही होगा और अभी से आप मेंस का तैयारी में लगिए। क्योंकि देखिए प्रीलिम्स, जैसा कि प्रीलिम्स जो है आपका पीटी का एग्ज़ाम में पहले जैसे प्रश्न नहीं आएंगे आपका, जो पहले एक दौर था जब 66 का, 65 का, 64 का या 67 का भी हम बोल सकते हैं। तो जो प्रश्न होते थे वो क्वेश्चन में मतलब कि बिल्कुल लो कैटेगरी के प्रश्न होते थे, ठीक है। उसे आप रटंत विद्या से भी आप सोल्यूशन पढ़ लिए हैं तो आप तो क्रैक कर सकते थे। लेकिन बीपीएससी समय के अनुसार अपने आप को क्या है ना समझ गया कि एक सिविल सेवा का क्या महत्व होता है और सिविल सेवा जो एग्ज़ाम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि 68 बीपीएससी में प्रश्न आपका पूछा गया था, थोड़ा सा कॉमन सेंस पे आधारित प्रश्न थे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं अच्छे तरीक़ा से और स्टैंडर्ड बुक पढ़ते तो आप प्रश्न को निसंदेह आप बना सकते थे, ठीक है। तो 69 का जो आपका प्रश्न जो होंगे, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जो 69 का आपका प्रश्न होगा, पेपर होगा, वो इससे भी ज़्यादा टफ होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन को और कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, अगर आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा, पीटी ही आपको क्रैक नहीं कर पाएंगे। और याद रखेंगे कि पीटी जब मतलब पढ़ने के बाद पीटी नहीं होता है ना, आप लगातार पढ़ रहे हैं आप फिर भी पीटी नहीं हुआ आपका, तो फिर बहुत दुख होता है, याद रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत बहुत ज़रूरी है और कॉन्सेप्ट को क्लियर तभी होगा आपका जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस में वो सारा चीज़ का समावेश है जो आपको प्रीलिम्स में पढ़ना है। थोड़ा सा छिटपुट इधर पढ़ना है, बाकी आपको मेंस में सब आपको कवर कर देगा, ठीक है। 75% से एबव जो है ना आपका मेंस में सब कुछ है और उसको अगर अच्छा से पढ़ते हैं आप, तो सबसे पहला चीज़ है कि जब आप मेंस के लिए पढ़ेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो याद रखें कि पीटी का क्वेश्चन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, चाहे क्वेश्चन कैसा ही बने, चाहे क्वेश्चन सिंगल हो या स्टेटमेंट वाले प्रश्न हो, तो उसे आप आराम से सोल्व कर दें, क्योंकि आपने गहन अध्ययन किया है किसी टॉपिक पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। अगर आप आज भी बुकों के जाल में फंसे हुए हैं और ऐसा सोच रहे हैं कि आपका फॉर्म आएगा तब आप तैयारी करेंगे, तो फिर आप याद रखें कि फिर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि आप फेल हो जाइएगा एग्ज़ाम में। और यही फेल नहीं, आप सिर्फ फेल नहीं होते हैं, याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं आपके बीच जो गार्जियन का जुड़ाव है वो उनको लगता है कि आप सफल हों, और फिर भी आप मतलब कि जब निराशा हाथ लगता है तो वो निराशा सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, आपके सगी संबंधी जो फैमिली है उनके लिए भी वो निराशा होता है। भले ही आपके माता पिता आपसे कुछ खुल के नहीं बोले, लेकिन हर कोई चाहता है कि मेरा जो बच्चा हो वो एक बड़ा अधिकारी बने, एक ऐसा पद पर चयनित हो जिससे मतलब कि उनका नाम रोशन हो हर जगह। तो याद रखेंगे कि आपके पास ही है ये चीज़, आप में सारा समस्या का समाधान जो है ना वो आपके अंदर है, याद रखेंगे। अगर इसे आप समझ गए समय रहते तो फिर आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप अभी नहीं समझेंगे मेरे बातों को, देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं यहाँ पे जेन्युइन गाइडेंस ही बोलता हूँ, आपको बिल्कुल सही बात और सटीक बात बताता हूँ, ठीक है। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि जो छात्र मतलब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो मुझे मतलब कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं उसमें, और मैं देखता भी हूँ कमेंट को। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो भी आप लोग को बता रहा हूँ वो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप गाँव से, कस्बे से, कहीं से भी आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो याद रखें मेरे बातों को। मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि मेंस पे फोकस कीजिए। अगर आप बीपीएससी का टारगेट है आपका तो याद रखेंगे कि मेंस पे आपको टारगेट करना है, मेंस पे, ठीक है। तब जाके आपका क्या है ना कि आपका बीपीएससी एग्जाम निकलेगा, क्योंकि जब आप मेंस पे जब आप फोकस कर लेते हो, क्योंकि ओवरऑल जो एग्ज़ाम है ना आपका बीपीएससी, ये इसका जो रीड है वो मेंस है। और मेंस पे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर याद रखेंगे कि ना आपका प्रीलिम्स कुछ बिगाड़ेगा और ना ही आपका इंटरव्यू कुछ बिगाड़ेगा, ठीक है। और मेरे द्वारा जो भी मतलब आप लोग को बताया जाता है, तो यहाँ बता दूं कि आपका प्रीलिम्स का भी टेस्ट होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है मैं मेंस का ही टेस्ट ले रहा हूँ और मेंस के बारे में ही बता रहा हूँ। और यहाँ पे पर्सनली मैं बताता हूँ स्टूडेंट को, ठीक है, क्योंकि मैं उनका समस्या को समझता हूँ, कहाँ पे वो फंस रहे हैं, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो सफलता है वो मेरा सफलता होगा। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू किसी भी पक्ष को आपको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल का जो समय है वो है आपका मेंस पे आपको समय देना है अभी से। अगर आप सही से
मेंस को अच्छी तरीक़ा से पढ़ते हैं तो याद रखेंगे कि आप कहीं नहीं फंसेंगे, कहीं नहीं फंसेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत सारे, क्या होता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे वीडियो को देख लेते हैं और क्या होता है कि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलने लगता है कि अरे अब होगा, बीपीएससी तो बहुत टफ हो गया। नहीं, कल भी स्टूडेंट टॉप करेगा, 68 का भी टॉप करेगा, पेपर में देखिएगा, 69 का भी टॉप करेगा और आप टॉपर का बस पेपर में देखते रह जाइएगा। आपका उसके जगह नाम आपका नहीं होगा अगर आप अपने आप को कमज़ोर में सोच रहे हैं तो। क्योंकि देखिए, आप जैसा सोचते हैं ना वैसा आप करते हैं। अगर आज आप खुद को नहीं बदलें तो याद रखेंगे समय तो आपको बदल देगा, लेकिन आपको डिले हो जाएगा, देर हो जाएगा। याद रखेंगे, ये दुनिया में लोग बैठे हुए हैं आपका शोषण करने के लिए, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने बहुत कुछ देखा है बहुत कम लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो आपके सामने गोल्डन टाइम बचा हुआ है, बीपीएससी अधिकारी बनने का मौका है, इसे नहीं गंवाइएगा। अगर इसे आप गंवा दिए तो फिर याद रखेंगे आप खुद को माफ़ नहीं कर पाइएगा। आप असफलता से कब तक भाग सकते हैं। याद रखेंगे, असफलता तो आपको ललकारते रहेगा हमेशा, लेकिन उसी असफलता में जो है आपका सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। अगर उसे आप समझ गए और जान गए तो फिर आपको सफलता से सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। फिलहाल मैं चलता हूँ फ्रेंड, बाय, हैव अ नाइस डे।